हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे हर रोज जो एकत्रित होते हैं, एसएससी जीडी जो 2022 में वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसी भी दोस्तों 24,000 है। 24,000 प्लस पदों की जो एसएससी जीडी में वैकेंसी आई हुई है। इस बार जो एसएससी जीडी में काफी पैटर्न में अलग चेंजेस किए गए हैं, काफी बदलाव किए गए हैं। बदलाव में इस प्रकार है, जो पिछले एग्जाम में 25 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाने वाले थे, वह इस बार घटाकर 20 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। जी हाँ, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। आप सभी को इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बना दिया गया है दोस्तों। उसमें आपको बताया गया था और उसमें एक मेजर अनाउंसमेंट भी की गई थी कि आपको जो जीके जीएस से आने वाले 20 क्वेश्चनों का दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों के हिसाब से आपको सेट मॉक टेस्ट मिलता है। और मॉक टेस्ट दोस्तों 60 दिनों में 60 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें 60 मॉक टेस्टों में आज हम नंबर 3 जो मॉक टेस्ट है उसकी बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो आगे आने वाली हर एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी के लिए, आपको यहाँ पे स्टैटिक्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो या इंडिया जीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो या दोस्तों करंट अफेयर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो, यहाँ पे आपको ऑल इन वन, यहाँ पे आपको सभी जो जीके और जीएस का यहाँ पे दोस्तों भंडारा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक बार फिर से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। और दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, जो राज्य की कार्यकारिणी होती है वह संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, किस आर्टिकल तक है। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, जो मूल संविधान में जो भाग हुआ करते थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मूल संविधान में कितने भाग थे। तो दोस्तों, मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे और वर्तमान में अब इन भागों की संख्या है, वर्तमान में इन भागों की संख्या 25 हो गई है। जी हाँ, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, वह है 22 और वर्तमान संविधान में 25 भाग है। यहाँ से इन प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 की बात की जाए तो इस भाग नंबर 6 में किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो भाग नंबर 6 में है दोस्तों राज्य। भाग नंबर 6 में है राज्य। जैसे दोस्तों, भाग फर्स्ट में है संघ, भाग 2 में है नागरिकता, 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार दोस्तों आगे जो भाग 6 आता है उसमें राज्य के बारे में बताया गया है और इसमें कितने आर्टिकल से या किस आर्टिकल से आरंभ होकर किस आर्टिकल तक है। तो भाग नंबर जो 6 है वह आर्टिकल 152 से आरंभ होकर आर्टिकल 237 तक जो भाग 6 के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात की जाए दोस्तों, जैसे देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो आर्टिकल 153 है, आर्टिकल 153 में राज्यपाल का प्रावधान है। जी हाँ, राज्यपाल का प्रावधान है दोस्तों। जिस प्रकार से भारत का या देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक जो राज्यपाल होता है वह आर्टिकल 153 में है। दोस्तों, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, वह मूल संविधान में टोटल भाग 22 थे, लेकिन वर्तमान में 3 भाग बढ़कर वर्तमान में जो भागों की संख्या संविधान में है वह 25 है। भाग 6 के बारे में बात की जाए, भाग 6 में राज्य के बारे में, राज्य की जो कार्यकारिणी है उसके बारे में है। और भाग 6 है जो आर्टिकल 152 से आरंभ होकर आर्टिकल 237 तक भाग 6 है। फिर बात करें आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में है जो राज्यपाल के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है। तो दोस्तों, आप पहला जो ऑप्शन है वह देख पा रहे हैं 148 से 162 है। तो लेकिन आप सभी को पता है भाग 6 152 से आरंभ होता है, तो यह तो हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला। यह 143 से है, यह भी 143 से है। एकमात्र ऑप्शन 4 है जिसमें अनुच्छेद 153 से लेकर 167 है और आर्टिकल 153 से 167 के मध्य राज्य की कार्यकारिणी के बारे में है। फिर इसके आगे राज्य की न्यायपालिका के बारे में भी है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, इसको आपको ये एडिशनल बातें भी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 24 के तहत वर्णित बाल श्रम निषेध का अपवाद है। तो दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 24 के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 24 के बारे में कि आर्टिकल 24 में क्या है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम के बारे में या बाल श्रम का जो बाल श्रम है, आर्टिकल 24 में बाल श्रम के बारे में बताया गया है। अब ये बाल श्रम होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो बात करें बाल श्रम की, यदि कोई बालक
यदि कोई बालक 14 वर्ष से कम वर्ष का है, 14 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसे कोई काम पर नहीं रखा जा सकता, जी हाँ, यदि कोई बालक है जो 14 जो ईयर्स से भी कम उम्र का है, तो उसे कोई काम पर नहीं रखा जा सकता। कार्य किस प्रकार के कार्यों पर नहीं रखा जा सकता? तो जैसे बात की जाए, खाने होती है दोस्तों, कोयले की खाने होती है, हीरो की खाने होती है, खानों में कार्य करने के लिए नहीं रख सकते। इसके अलावा कारखाने होते हैं, रिको इंडस्ट्रियल एरिया होता है, कारखानों पर भी नहीं रख सकते। और हाँ, जैसे ढाबों में दोस्तों, होटलों में वेटर के रूप में या घरेलू नौकर के रूप में नहीं रख सकते। ढाबों पर घरेलू नौकर के रूप में नहीं रख सकते 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इन तमाम प्रकार के कार्यों में यदि 14 वर्ष से कम उम्र के यदि बालक का उपयोग किया जाता है, तो वह बाल श्रम के अंतर्गत आता है। और बाल श्रम के बारे में आर्टिकल 24 के बारे में 24 में बताया गया है। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर, कौन सा आर्टिकल 24 के तहत वर्णित बाल श्रम निषेध का अपवाद है? तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, खानों में कार्य करने के लिए नहीं रख सकते, कारखानों में कार्य नहीं कर सकते, ढाबों या घरेलू नौकर के लिए नहीं कर सकते, पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न। तो दोस्तों पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न से क्या आशय है कि जैसे माना जाए आपके पिताजी के पास डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म में वह अपने जो घरेलू कार्य के लिए बालक का उपयोग कर सकता है। जी हाँ, यदि खेती के रूप में भी खेती के कार्यों में वह अपने पिता का हाथ बटा सकता है, तो डेयरी फार्म में भी दोस्तों जो बाल श्रम में नहीं आएगा, खेती के कार्य में भी नहीं आता है दोस्तों। तो इस प्रकार जो पारिवारिक और व्यवसाय में संलग्न है, जो यह आर्टिकल 24 का अपवाद है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? जी हाँ, बात करें लोसांग उत्सव, तो लोसांग उत्सव के बारे में बात की जाए तो जो लोसांग उत्सव है वह है दोस्तों जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और सिक्किम राज्य में भी ये दोस्तों यह नव वर्ष का त्योहार है। जी हाँ, नव वर्ष पर सिक्किम राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। यह नव वर्ष का पर्व है। फिर बात की जाए जो सिक्किम के यहाँ पे चर्चा में आया है, तो सिक्किम के बारे में बात करते हैं कि जो सिक्किम है, सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम है भारत का 22वां राज्य है। जी हाँ, भारत का 22वां राज्य है। और इस राज्य का गठन कब होता है? तो इस राज्य का गठन 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में गठन होता है। फिर बात की जाए दोस्तों सिक्किम के अन्य पर्व और कौन कौन से हैं, तो सिक्किम के अन्य पर्व कौन कौन से हैं उसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों एक तो हो चुका है लोसांग पर्व या लोसांग उत्सव हो चुका है। फिर बात की जाए लोसांग के बाद में बात की जाए, एक तो पर्व वहां मनाया जाता है सागा दावा। जी हाँ, जो सागा दावा पर्व भी है जो सिक्किम में मनाया जाता है। फिर एक है द्रुप का तेसी उत्सव भी, जो द्रुप का तेसी उत्सव भी सिक्किम में मनाया जाता है। यह 3 जो सिक्किम के मुख्य त्योहार है। चलिए और बात करें इसके अलावा एक और सिक्किम के बारे में मुख्य फैक्ट है कि जो जनसंख्या की दृष्टि से, जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ, क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए सिक्किम राज्य है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए तो सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो दोस्तों वहां पे आपका आंसर होना चाहिए यूपी। अब क्षेत्रफल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि यदि क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी का आंसर का मैं वेट करता हूं। और दोस्तों एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जी हाँ, सबसे छोटा राज्य के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों अपनो राजस्थान है।
और बात की जाए सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह है गोवा। तो आपको दोस्तों यह भी पता होना चाहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। और बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। हम देख चुके हैं लोसांग उत्सव मनाया जाता है जो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कराट है, कराट बांग्लादेश 2022। दोस्तों 2022 बांग्लादेश और किस राज्य के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो दोस्तों बात की जाए जो कराट है, कराट 2022 का आयोजन है वह बांग्लादेश व जो अमेरिका है उसके मध्य किया गया है। जी हाँ, बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य एक संयुक्त है यह जो क्या है नौसेना का युद्धाभ्यास है। जी हाँ, नौसेना का युद्धाभ्यास है। जी हाँ, युद्धाभ्यास है नौसेना का, वह भी बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य। तो आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत जो 1962 के चीन भारतीय युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों जो 1962 में चीन और इंडिया के मध्य जो वार हुआ उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 1962 की बात करेंगे। 1962 में क्या प्रमुख घटना घटित हुई तो वह है भारत चीन युद्ध। जी हाँ, भारत चीन युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको भारत का उस समय का रक्षा मंत्री पूछा गया है 1962 का। तो दोस्तों आपको उस समय का प्रधानमंत्री भी पूछा जा सकता है, उस समय का राष्ट्रपति भी पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनर आपको एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, रक्षा मंत्री भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको तीनों के आंसर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जब भारत और चीन वॉर के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 के समय भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। राष्ट्रपति हुआ करते थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब रक्षा मंत्री की बात की जाए तो वीके कृष्ण मेनन के नाम से भारत के उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे। और इन्होंने जो 1962 में भारत चीन के मध्य जो हार हुई उस हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने जो रक्षा मंत्री का पद है, जी हाँ, रक्षा मंत्री के पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जी हाँ, त्याग पत्र दे दिया था रक्षा मंत्री के पद से। तो यहाँ से आपका जो आंसर होने वाला है वह है वीके कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय वास्तुकला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय वास्तुकला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दोस्तों बात की जाए बीवी दोषी है बालकृष्ण विट्ठल दोषी। दोस्तों बीवी दोषी का पूरा नाम क्या है, बालकृष्ण विट्ठल दोषी के नाम से पूरा नाम है इनका। अब बात की जाए बालकृष्ण विट्ठल दोषी है, यह जो भारतीय वास्तुकला की जनक है। जी हाँ, भारतीय वास्तुकला के जनक कहे जाते हैं, वास्तुकला के जनक कहे जाते हैं। जी हाँ, भारतीय वास्तुकला के जनक कहे जाते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पुटअप हो सकता है कि जो भारतीय वास्तुकला के जनक कौन है। तो भारतीय वास्तुकला के जनक के रूप में वीवी जोशी को माना जाता है। वीवी जोशी का जो पूरा नाम है बालकृष्ण विट्ठल जोशी है। और दोस्तों जो बालकृष्ण विट्ठल जोशी है यह जो पृथ्वीजगर पुरस्कार प्राप्त करता है, पृथ्वीजगर पुरस्कार प्राप्त करता भी है। जी हाँ, पृथ्वीजगर पुरस्कार प्राप्त करता बालकृष्ण जोशी है। और जो पृथ्वीजगर पुरस्कार होता है यह जो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और पृथ्वीजगर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जी हाँ, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। भारतीय वास्तुकला के जनक बालकृष्ण विट्ठल जोशी। फिर बात करें पृथ्वीजगर पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पृथ्वीजगर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर बात की जाए वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीजगर पुरस्कार को
वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ से जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय वास्तुकला के पिता के रूप में किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहेब फाल्के का असली नाम क्या है। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के हैं जो सिनेमा जगत के जनक कहे जाते हैं, उनका पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के। जी हाँ, धुंडीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम है और इनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय सिनेमा के जनक या पिता सिनेमा के जनक। तो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में या पिता के रूप में धुंडीराज गोविंद फाल्के को जाना जाता है। फिर बात की जाए जो सन 1969 में 1969 में इन्हीं के नाम पर, इन्हीं दादा साहेब फाल्के के नाम पर सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आरंभ किया गया। फाल्के पुरस्कार आरंभ किया गया। जी हाँ, आरंभ किया गया। 1969 में दादा साहेब फाल्के धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का आरंभ किया गया। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे पहले तो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का आरंभ कब होता है? 1969 में होता है। यह किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। और दोस्तों जो आपको यदि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे जो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो इस बार का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में आप विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, धुंडीराज गोविंद फाल्के है जो पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अखबार की शुरुआत की थी। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले है वह किस अखबार की शुरुआत की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप सभी एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं और वह है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आप सभी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों वैसे तो महात्मा गांधी है जो वह एक बहुत बड़े जो वकील थे, इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने काफी कार्य किया बैरिस्टर के रूप में। जो एक केस के लिए ही है वहाँ दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। और लेकिन जो भारत की जो राजनीति के परिदृश्य को देखते हुए यहाँ की राजनीति के बारे में इन्होंने जिस व्यक्ति ने ज्ञान दिया, तो जिस व्यक्ति से इन्होंने सीखा है भारत के परिदृश्य को देखते हुए यहाँ की राजनीति के बारे में, तो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं और इन्हीं के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अखबार की शुरुआत की थी। तो दोस्तों एक अखबार आता था हितवाद के नाम से गोपाल कृष्ण गोखले ने जो हितवाद अखबार की शुरुआत की। हितवाद के बारे में बात की जाए तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है, हितवाद अखबार का प्रकाशन वर्ष है वह है 1911। जी हाँ, 1911 में प्रकाशन वर्ष है। 1911 में हितवाद का प्रकाशन किया गया। प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? महाराष्ट्र के नागपुर से इसका प्रकाशन किया जाता है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र से इसका प्रकाशन होता है। किस माध्यम की यह अखबार है? तो यह है अंग्रेजी माध्यम का अखबार है। जी हाँ, अंग्रेजी माध्यम का अखबार है। अंग्रेजी माध्यम का अखबार है। और दोस्तों जो अंग्रेजी माध्यम में 1911 में नागपुर महाराष्ट्र से गोपाल कृष्ण गोखले ने हितवाद अखबार का आरंभ किया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हितवाद। हितवाद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हितवाद का प्रकाशन 1911 में होता है। हितवाद का प्रकाशन 1911 में नागपुर महाराष्ट्र से इसका प्रकाशन होता है। यह अंग्रेजी माध्यम की पत्रिका है। तो इस प्रकार से आपका
जो संपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानकारी दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रामपा विद्रोह नामक जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, रामपा विद्रोह के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह विद्रोह किस स्थान पर हुआ। तो जो रामपा है वह किस स्थान पर है? जो रामपा स्थान है दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के उत्तर में स्थित है। जी हाँ, जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी है उसके उत्तर में रामपा स्थल स्थित है और यह जो रामपा स्थल है वहां पे सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। जी हाँ, तो यह जनजातीय क्षेत्र है और जो इस क्षेत्र का जो सबसे बड़े जो जनजातीय नेता थे वह थे अल्लूरी सीताराम राजू। तो दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू है जो जनजातीय नेता है और वह भी दोस्तों जो आंध्र प्रदेश में एक जनजातीय बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। तो आपका यहाँ से आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 9, अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो यहाँ पे ज्योतिबा फूले के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले ज्योतिबा फूले के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ज्योतिबा फूले के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात की जाए इनके जन्म की, तो ज्योतिबा फूले का जन्म है 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में होता है और दोस्तों इनका जन्म है जो पुणे महाराष्ट्र में होता है। प्रत्येक 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। जी हाँ, ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्योतिबा फूले की जयंती कब मनाई जाती है, तो 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। फिर बात की जाए ज्योतिबा फूले से जो एसएससी एक मुख्य क्वेश्चन पुटअप करती है उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा मुख्य क्वेश्चन पुटअप करती है? तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे सबसे पहले की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। जी हाँ, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और स्थापना कब की, किस वर्ष में की गया? तो दोस्तों स्थापना है जो 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ से आपका सत्यशोधक समाज हो चुका है। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो यहाँ से आपने देखा कि ज्योतिबा फूले की जो पुस्तक है वह है गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की पुस्तक है। भारत की खोज है दोस्तों, भारत की खोज पुस्तक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उनकी यह कलाम है। सत्य के मेरे प्रयोग हैं जो महात्मा गांधी की पुस्तक है। जी हाँ, महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में 4 पुस्तक है। गुलामगिरी पुस्तक आप देख चुके हैं, ज्योतिबा फूले की है। भारत की खोज पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। सत्य के मेरे प्रयोग हैं जो महात्मा गांधी की है। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, गुलामगिरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों आपने देखा जो भारत को आजादी मिलती है 1947 में। जी हाँ, 1947 में भारत को आजादी मिलती है। तो इसके 50 वर्ष के बाद है, तो इसके 50 वर्ष के बाद आप देखेंगे जो 1997 होता है, 1997 में कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्य करती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो नवीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो नवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो 1997 से लेकर 2002 तक जो जिस पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम रहता है वह है नवीं पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों 1997 में ही भारत 50वीं आजादी का महोत्सव मनाता है और 1997 होता है। जबकि दोस्तों आप सभी को पता है इस वर्ष जो आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है जो बहुत अच्छी पहल है
जो इस बार भारत का आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 वर्ष पूर्ण होने के कारण। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद प्रस्तुत पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही होने वाला है 2, 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निखत जरीन निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? निखत जरीन से क्वेश्चन पूछा गया है कि है निखत जरीन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निखत जरीन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह चर्चा में है इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले बात की जाए, जो निखत जरीन है वह राजनेता है, खिलाड़ी है, या कोई कलाकार है, डांसर है, सिंगर है, क्या है? तो जो निखत जरीन है वह एक खिलाड़ी है, और खिलाड़ी में भी यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह मुक्केबाजी या बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। दोस्तों यह इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि इनका जो काफी चर्चा में बने हुए हैं। तो दोस्तों जो मई 2022 में, इसी वर्ष मई 2022 में तुर्की में आयोजित महिला मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने के लिए ही है, काफी चर्चा में है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। मई 2022 में तुर्की में आयोजित महिला मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है निखत जरीन ने। जी हाँ, निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है, और स्वर्ण पदक भी इन्होंने 52 kg भार वर्ग में जीता है। तो दोस्तों यहाँ से इनका क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल सही है। और बात की जाए क्वेश्चन पे कि निखत जरीन निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों जो निजामाबाद तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य से निखत जरीन संबंधित है। तेलंगाना की यह मशहूर बॉक्सर खिलाड़ी निखत जरीन, जिन्होंने मई 2022 में तुर्की में आयोजित महिला मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर तेलंगाना ही नहीं अपितु भारत का नाम रोशन किया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन पर बात करें हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों भारत की रैंक से पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में है। जी हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सितंबर माह में इसका प्रकाशन किया गया। जी हाँ, सितंबर माह में यह जारी की गई रिपोर्ट है, सितंबर माह में जारी की गई। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों बात की जाए विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा यह जारी की जाती है, विश्व संपदा के द्वारा जारी की जाती है। अब बात की जाए इसका मुख्यालय की, विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, यह किस वर्ष से जारी किया जाना आरंभ किया गया? तो दोस्तों जो शुरुआत होती है इस इंडेक्स की जारी होने की, वह 2007 से होती है। जी हाँ, 2007 से इसका जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की है जो शुरुआत की जाती है। दोस्तों बात की जाए जो अभी सितंबर माह में जारी की गई है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान के देश की बात की जाए तो देश आता है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, स्विट्जरलैंड ने जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब बात की जाए भारत की रैंक की, तो भारत ने इस वर्ष 2022 में 40वीं रैंक प्राप्त की है। जी हाँ, भारत ने 40वीं रैंक प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन है या किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया? तो दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन में पूछा गया है किस संविधान संशोधन में आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह में बदला गया? तो दोस्तों आप सभी को पता है 44वां संविधान संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन जो किस वर्ष से संविधान संशोधन होता है? 1978 में यह है 44वां संविधान संशोधन आता है। उस समय के जो प्रधानमंत्री है वह मोरारजी देसाई है। जी हाँ, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हुआ करते थे। जी हाँ, नीलम संजीव रेड्डी उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे। नीलम संजीव रेड्डी उस समय के
राष्ट्रपति हुआ करते थे। दोस्तों इन्हीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कार्यकाल में जो 44वां संविधान संशोधन आता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आता है, और उसमें जो आंतरिक गड़बड़ी का शब्द था उसको परिवर्तित करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आपात उपबंध होते हैं। आपात उपबंध में जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है, उसमें है जो दोस्तों जो आपातकाल लगाया जाता है, आंतरिक गड़बड़ी उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया वह आर्टिकल 44 के स्थान पर किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार है वह किसने जीता है? तो जो कौशिक राजशेखर हैं, इन्होंने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं हाइड्रोजन संचालित बस की। जी हाँ, हाइड्रोजन संचालित बस। और इस बस से दोस्तों आप सभी को पता है जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण बिल्कुल शून्य होने वाला है। जी हाँ, वायु प्रदूषण है बिल्कुल शून्य होने वाला है, क्योंकि यह बिल्कुल हाइड्रोजन से चलने वाली इस प्रकार की अपने एक अलग प्रकार की है, पहली स्वदेशी रूप से विकसित है। और एक बात खास है इसमें, स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण किया गया है और वह अनावरण है महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारतीय नदी की बात की जाए तो दोस्तों वह है माही नदी। जी हाँ, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। दोस्तों माही नदी पे बात करते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम होता है इसका मध्य प्रदेश से, और जो समापन होता है यह मध्य प्रदेश से निकलकर, दोस्तों आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा होती हुई है कर्क रेखा को 2 बार काट कर वापिस गुजरात में प्रवेश कर यह जो खंभात की खाड़ी है, खंपात की खाड़ी गुजरात में अपना मुहाना डेल्टा बनाती है या अपना जल छोड़ती है। तो यह एमपी में इसका उद्गम होता है और समापन होता है वह खंपात की खाड़ी गुजरात में होता है। तो आपको इसका उद्गम और इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात की जाए कर्क रेखा पर। कर्क रेखा को दोस्तों आप सभी को पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है, आप सभी को पता है। और जो भूमध्य रेखा होती है एक होती है भूमध्य रेखा को 0 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। फिर आती है मकर रेखा। जी हाँ, मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा, मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों बात की जाए जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जी हाँ, 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, फिर है पश्चिमी बंगाल, फिर है त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। जी हाँ, त्रिपुरा के बाद में है मिजोरम। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा लंबाई जो कर्क रेखा की जो मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई या सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की और सबसे कम है राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर इसकी लंबाई गुजरती है, 26 किलोमीटर लंबाई गुजरती है। इसके बारे में और बात की जाए तो जो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है वह राजस्थान राज्य में ही काटती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए संपूर्ण जानकारी लेने के बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वह 25 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। 25 जनवरी को, जी हाँ 25 जनवरी को
हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो थीम है दोस्तों ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। जी हाँ, इस बार ग्रामीण क्षेत्रों को जो पर्यटन के दृष्टि से काफी फोकस किया गया है और इस बार की थीम से भी आप पता कर सकते हैं कि जो पर्यटन है ग्रामीण के हिसाब से किस प्रकार से यहाँ पे अनुचित किया गया है। ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? वैसे तो बात की जाए दोस्तों थर्मामीटर में जो गैसीय थर्मामीटर भी होता है, द्रव थर्मामीटर भी होता है। तो और यहाँ पे किस संदर्भ ऑप्शन के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पे जो पारा मरकरी है जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर आप सभी को पता है तापमान मापने का कार्य करता है। जी हाँ, तापमान मापने का कार्य करता है, मापने का कार्य करता है, तापमान मापने का कार्य थर्मामीटर करता है। और इस थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वह है Hg का प्रयोग किया जाता है। पारा कहा जाए या मरकरी कहा जाए तो यह तीनों एक ही नाम है। पारा, मरकरी और जो Hg होता है यह सभी एक ही नाम है। ये थर्मामीटर में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पर बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है नागालैंड सीमा के साथ भारत के राज्यों का सही उत्तर से दक्षिण में अनुक्रम क्या है या क्रम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो म्यांमार से टच होने वाले भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो चलिए इसको समझने से पहले चलते हैं भारत का जो 7 सिस्टर्स हैं उनका विस्तार पूर्वक नक्शे के बारे में बात करते हैं। 7 सिस्टर या नॉर्थ ईस्ट में जो देश आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट में जो भारत के स्टेट आते हैं, सॉरी दोस्तों जो स्टेट आते हैं उनके बारे में तो आप सभी को पता है कि जो भारत का नक्शा ड्रॉ करेंगे तो वह इस प्रकार होता है नॉर्थ ईस्ट का। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भारत का जो नक्शा है वह इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। यह बांग्लादेश है, इधर जो बांग्लादेश है और यह जो राज्य है सॉरी दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश है। फिर बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे यह मेघालय है। जी हाँ, यहाँ पे मेघालय है। यह जो बचा यह असम है, असम है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आप सभी को पता है नागालैंड आता है, नागालैंड आता है। फिर यहाँ पे आता है मणिपुर। जी हाँ, फिर आता है मणिपुर। तो दोस्तों यहाँ पे मणिपुर की सीमा काफी कम हो चुकी है, तो सबसे पहले मणिपुर की सीमा को बढ़ाते हैं। फिर आता है मणिपुर। जी हाँ, यह है मणिपुर, यह है मणिपुर। फिर उसके बाद में यह है मिजोरम, मिजोरम। यह है त्रिपुरा। और दोस्तों आप सभी को पता है त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो दोस्तों इधर ये बांग्लादेश है, इधर ये बांग्लादेश है और इधर भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अब बात करते हैं इधर का जो सीमा है यह टोटल म्यांमार है। जी हाँ, इधर म्यांमार है और ये जो म्यांमार है पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जो 1937 में दोस्तों जब विभाजन होता है और जो बर्मा है उसको अलग कर दिया जाता है, बर्मा का ही नाम बदलकर म्यांमार होता है और म्यांमार अब जो भारत से एक अलग देश है। और बात की जाए जो उत्तर से दक्षिण का क्रम के बारे में बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण के क्रम की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है नागालैंड, तीसरे नंबर पर आता है मणिपुर। जी हाँ, और चौथे नंबर पर आता है मिजोरम। तो आप क्रम देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश पहले पे आता है, अरुणाचल पहले पे, दूसरे पे आता है नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड दूसरे पे आता है और तीसरे की बात की जाए तो तीसरे पे आता है वह है मणिपुर, तीसरे पर आता है राज्य मणिपुर और चौथे पे आता है वह है मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम जो है चौथे स्थान पर आता है। यह उत्तर से बिल्कुल दक्षिण का क्रम है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो आप देख पा रहे हैं ये पहला आंसर ही होने वाला है। दोस्तों असम तो इसके टच नहीं होता, वैसे भी कैंसिल कर सकते थे। इसमें मिजोरम जो उत्तर से दक्षिण में नहीं है, दक्षिण से उत्तर क्रम है। अरुणाचल प्रदेश और फिर असम आता है, असम टच नहीं होता। तो आप ऑप्शन को कैंसिल करके भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों चलिए आज के 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और हमने देखा कि जो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले सवालों के आधारित आपको यह मॉक टेस्ट देखने को मिला।
तो दोस्तों आपने यह मॉक टेस्ट मैं आशा करता हूं दिया होगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं, क्योंकि तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हमें भी लगता है कि आप हमारे साथ बिल्कुल लाइव नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल जो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार प्रतीत होता है। तो दोस्तों आपने देखा आज की सेशन में टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आज का पार्ट 3 था। यदि आपने हमारे जो पार्ट 2 और दोस्तों एसएससी जीडी 2022 जीके जीएस का पार्ट 1 है और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप वह भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का था पार्ट 3, उसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो आपको दोस्तों यह सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका जो यह वीडियो है काफी आपके भाई बंदे दोस्त हैं उनके पास पहुंच सके और वह भी अपनी तैयारी की प्रिपरेशन दोस्तों काफी अच्छी कर सके, सुदृढ़ कर सके, और दोस्तों वह भी जो अपना मॉक टेस्ट देकर वह भी अपना जो एनालिसिस कर सके कि किस प्रकार से हमारे जो कहाँ पे किस पोर्शन में गलती हो रही है, इंडिया जीके में है, पॉलिटी में है, हिस्ट्री में है, किस प्रकार से जो भी गलती है उसको अभी तक सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप इसी प्रकार बने रहेंगे हमारे साथ अपने हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।